आज हमारे साथ एक कार्यक्रम में बहुत खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और वो हैं बिहारी लाल देवड़ा साहब, एबेकस एसेट मैनेजर के डायरेक्टर। और मैं बताऊं, पहली बार मेरे शो में आ रहे हैं देवड़ा साहब। और हाल ही में मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई। एक प्रोग्राम में हम साथ में थे, स्टेज पे वो लाइव कर रहे थे, मैंने वर्चुअली किया, सी इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम था। तब मुझे पहली बार सुनने का मौका मिला और मुझे बड़ा मज़ा आया उनके विचार सुन के। और जिस धारा प्रवाह तरीके से वो अपने विचार रखते हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ। तो मैंने तुरंत उसके 2 दिन बाद हमारी पर्सनली मुलाकात भी, तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मेरे शो पे आइए। देवड़ा साहब ने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया और आए। सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, हमारे शो पे आने के लिए। पहले आप क्योंकि पहली बार आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपका परिचय हमारे दर्शकों को देना चाहता हूँ। बिहारी लाल देवड़ा साहब CFA हैं, CIPM की डिग्री भी उन्होंने हासिल की है। अभी तो एबेकस में डायरेक्टर हैं ही, सुनील सिंघानिया साहब वाली कंपनी। और उसके अलावा आप बड़ी दिग्गज फर्मों में काम करने का अनुभव रखते हैं, जैसे क्रेडिट स्विस, फिडेलिटी, इस तरह के बड़े संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं। आपने मास्टर्स की डिग्री हासिल की है कॉमर्स में, वीर नर्मदा साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से। टॉप रैंकिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहे हैं, CFA सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, CFA रहे हैं, और CFA सोसाइटी के बोर्ड पर भी आप एज ए डायरेक्टर रह चुके हैं। और कई सारे बड़े दिग्गज संस्थानों में एडवांस फैकल्टी के तौर पर भी आप जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुरुआत एक बार जरा धन्यवाद। इसी माहौल से करते हैं जो दुनिया भर में चल रहा है, ग्लोबल टैरिफ, ये सारे ट्रम्प साहब का आतंक। क्या इस तरह के माहौल में एज अ फंड मैनेजर सर आपकी सोच क्या रहती है? आप कैसे देखते हैं? हर रोज का नोइस, हर रोज की खबरें, आप क्या करते हैं ऐसे में? देखिए सर, जो 2008 का क्राइसिस यदि आपको याद हो तो वो लीमैन क्राइसिस था, LEH। अभी जो क्राइसिस चल रहा है उसे हम ही मैन क्राइसिस बुलाते हैं कि बहुत सारे स्ट्रांग माइंडेड जो लोग हैं जी। जो दुनिया में पावर में हैं, और जब बहुत सारे स्ट्रांग माइंडेड लोग दुनिया में पावर में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके विचारधाराओं के बीच में मतभेद होता है। और ऐसे में जियोपॉलिटिकल रिस्क होना या वॉलेटिलिटी होना जायज है। अब देखिए 2018-19 में इंडिया $3 ट्रिलियन जीडीपी के ऊपर था, और वहां से $4 ट्रिलियन जीडीपी होना, ये डिस्पाइट कोविड, आपका रशिया यूक्रेन हो गया, आपका टैरिफ हो गया, डिस्पाइट ये सारे मुद्दों के बावजूद इंडिया ने ग्रोथ की। तो हमारा मानना यह है कि यदि इंडेक्स आपका यदि जीडीपी ग्रो कर रहा है 7 से 8% रियल ग्रोथ रेट पर, और 3 से 4% इन्फ्लेशन है, तो 11 से 12% ग्रोथ रेट पे यदि नॉमिनल जीडीपी ग्रो कर रहा है तो इंडिया ग्रो करेगा। डिस्पाइट छोटे मोटे आई थिंक वॉलेटिलिटी आती रहेगी, बट अर्निंग पे यदि फोकस करेंगे, फंडामेंटल पे फोकस करेंगे, तो सूनर और लेटर रिटर्न्स जो है आई थिंक दे विल बैक टू पिवट टू अर्निंग, और आपका जो है पैसा बनेगा। ये बात सही है कि शोर शराबे से दूर अगर आप फोकस करेंगे अर्निंग्स पर, तो कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या कहीं ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं अर्निंग सीजन जो खत्म हुआ है हाल ही में, कि भारत में सिचुएशन बेहतर होने के आसार हैं? क्या कुछ ऐसे कारण आपको लगते हैं जिसकी वजह से हमारे बाजारों में तेजी होनी चाहिए? देखिए काफी सारे कारण हैं, 2 से 3 कारण मैं बता दूं कि भाई, एक तो जो लास्ट 18 महीने में मार्केट ने, इंडिया मार्केट ने खासकर ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है। उससे जो हमारा एक वैल्यूएशन प्रीमियम जो चल रहा था, वो आई थिंक 10 साल के एवरेज पर दोबारा आ चुका है। वी आर एट 10 ईयर एवरेज, आप निफ्टी का प्रीमियम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 18 18.5 के आसपास है। और लास्ट 1 1.5 साल में अर्निंग ग्रोथ कंटिन्यू रही है। तो जो 1 साल का आपका एक जो स्लो डाउन था, जैसे इलेक्शन की वजह से या बाकी न्यूज की वजह से, या मान लीजिए अलग अलग वॉर या जियोपॉलिटिकल वजह से, डिस्पाइट दैट कंपनियों ने बेसिकली अर्निंग पे फोकस करना जारी रखा। अभी आप लेटेस्ट अर्निंग सीजन की बात करें तो आई थिंक लार्ज कैप ने 10 11% अर्निंग के आसपास दी है, मिड कैप ने 15 16% के आसपास दी, और स्मॉल कैप जो है काफी अच्छी अर्निंग ग्रोथ आई थिंक 20 25% के आसपास है। तो इंडेक्स लेवल पे आप देखेंगे तो शायद आपको बहुत सारी चीजें नजर नहीं आएगी, लेकिन यदि आप इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे देखने जाएंगे तो हाँ, अभी भी ऐसी कंपनियां हैं जो 4 से 5 साल में अपना प्रॉफिट डबल कर रही है। और यदि आप 4 से 5 साल के व्यू के लिए इंडिया मार्केट को खरीदते हैं, तो इंडिया मार्केट जो है 4 ट्रिलियन से $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी के ऊपर बढ़ रहा है। रूल ऑफ 72 आप सबको हमको पता है। यदि 10% पे इंडिया ग्रो करेगा तो 7 साल में हम डबल हो जाएंगे, और यदि 12 पे ग्रो करेगा तो 6 साल में डबल हो जाएंगे, विद और विदाउट आई थिंक ट्रम्प, और विद और विदाउट दिस जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी। बिल्कुल ठीक बात है। खतरे क्या हैं, रिस्क क्या हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि पता नहीं दुनिया में क्या हो जाए, या ये FIs कब बेचना रुकेंगे, क्या है? आपको क्या लगता है, क्या ऐसी नोन या अननोन रिस्क क्या हो सकती है बाजार के लिए? देखिए, निवेशकों को 2 अलग अलग चीजों में डिफरेंशिएट करना चाहिए कि रिस्क अलग चीज होती है, वॉलेटिलिटी अलग चीज होती है।
रिस्क आप देखेंगे तो कोई भी चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो रिस्क है। लेकिन वॉलेटिलिटी इंडियन मार्केट में रहती है। जो मार्केट आपका हर साल 15-16% यदि बढ़ रहा है तो वो ऑब्वियसली वॉलेटाइल रहेगा टू दैट एक्सटेंट। ऑयल प्राइस एक परमानेंट रिस्क रहा है इंडिया के लिए। ऑयल प्राइस अभी ऑलमोस्ट $70 के नीचे है, तो आई थिंक एज लॉन्ग एज वो कंट्रोल में रहते हैं, इंडिया को कोई बहुत बड़ा इंपोर्ट के अंदर कोई रिस्क नहीं है। गवर्नमेंट का बजट यदि आप देखेंगे तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में रफली अराउंड 4.2-4.3% के आसपास है। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देखेंगे तो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों हो रहा है। तो जब तक आई थिंक फंडामेंटल अर्निंग ग्रो हो रही है, हमें कोई मेजर रिस्क ऑब्वियसली नजर नहीं आता है। इन बिटवीन बहुत सारी वॉलेटिलिटी रहेगी, बहुत सारी सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज रहेगी। एक बात जो क्लियर है कि जो पहले $4 ट्रिलियन जिन सेक्टर की इकोनॉमी से बड़े हैं, शायद नेक्स्ट 4 ट्रिलियन वो सेक्टर कंट्रीब्यूट ना करें, तो नए सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। ई कॉमर्स आप देखिए, सेमीकंडक्टर आप देखिए, प्लेटफॉर्म कंपनीज आप देखिए। तो ये जो नए जो उभरते हुए सेक्टर हैं, उन पे यदि हम फोकस करें, जिनके पास एड्रेसेबल मार्केट यदि ज्यादा है, तो आई थिंक कुछ नया देखने को मिलेगा। अदरवाइज ब्रॉड लेवल पे आप यदि इंडेक्स पे बात करें तो इंडेक्स लास्ट 18 महीने में फ्लैटिश रहा है। एफपीआई की जो इनफ्लो अगर आउटफ्लो की बात करते हैं तो 5-6 साल से एफपीआई लगभग एकदम फ्लैटिश रहा है। यदि आपने अभी थोड़े दिनों पहले निफ्टी का डेटा, निफ्टी 50 ओनरशिप का डेटा आया था, तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और जो इंडिविजुअल्स हैं, वो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट 20-22 साल में फॉरेन इंस्टीट्यूशन से ज्यादा स्टॉक्स अभी इंडिया में ओन करते हैं। तो वो आपको एक चीज बताता है कि भाई जो कॉन्फिडेंस है जो इंडियन सेक्टर में, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, वो बढ़ रहा है। और जैसे जैसे आई थिंक इंडिया उस माहौल में जाएगा जो फाइनेंशियलाइजेशन और सेविंग में है, ये और आगे बढ़ने के चांसेस हैं। ओके, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। अब बताएं सर कि जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं भारतीय बाजारों में, एक एसेट एलोकेशन के लिहाज से और दूसरा इक्विटी में ही पैसा लगाना है, तो दोनों जगह क्या पसंद है आपको? देखिए, हमारा एक इंटरनल मानना है कि यदि आप मर गए तो आप गोल्ड में करें, इक्विटी में करें, डेट में करें, कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन यदि जिंदा रहे तो इक्विटी में बहुत पैसा बनेगा। तो टू दैट एक्सटेंट हमारा मानना है कि अच्छे डाइवर्सिफाइड फंड्स के बारे में सोचें, जिनका फंडामेंटल फोकस है। लास्ट 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के रिटर्न न देखें। ऑब्वियसली हर साल कोविड जैसा साल नहीं होता, हर साल आपको 30-35% रिटर्न नहीं बनेंगे। यदि आपको 10-12% या 12-15% भी रिटर्न बनता है तो आई थिंक ये बहुत अपने आप में अच्छा है फ्रॉम अ कंपाउंडिंग पर्सपेक्टिव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे फंड मैनेजर्स, ऐसे फंड्स को देखें जो डाइवर्सिफाइड हैं, जो अच्छा फंडामेंटल बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करते हैं, और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई रखें इन टर्म्स ऑफ अलग अलग एसेट एलोकेशन करें। जैसे आज की डेट में कोई भी आपको ये नहीं बोल सकता कि भाई गोल्ड में बिल्कुल पैसा मत डालिए, सिल्वर में बिल्कुल पैसा मत डालिए। थोड़ा बहुत आपका एलोकेशन उसमें रहता ही है। जैसे आपके ओवरऑल सेविंग के अंदर रियल एस्टेट एक छोटा हिस्सा है, डेट थोड़ा छोटा हिस्सा होता है, फिक्स्ड इनकम थोड़ा छोटा हिस्सा, वैसे ही आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन यदि इक्विटी रखेंगे तो इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे और ऑब्वियसली ओवर टाइम रिटर्न भी बना पाएंगे। लेकिन इक्विटी में क्या पसंद है? क्या कौन सी थीम्स, जब भी नेक्स्ट लेग तेजी का बनेगा, आमतौर पर हम कहते हैं कि हर बार तेजी में लीडरशिप नहीं आती है, इस बार कहां से? तो इस बार यदि एज अ हाउस हमारा व्यू है कि स्मॉल कैप एज अ सेक्टर जो है काफी अच्छा लग रहा है। अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो लगभग 50% स्मॉल कैप अपने पीक से 50% नीचे हैं। और इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां पे ऑलमोस्ट यदि आप 2000 करोड़ से 40,000 करोड़ का मार्केट कैप देखें तो ऑलमोस्ट 50% कंपनियों पे रिसर्च कवरेज या रिसर्च एनालिस्ट का व्यू नहीं है। ऐसे में जो फंडामेंटल खुद का रिसर्च करते हैं, ऐसे फंड मैनेजर्स के स्मॉल कैप फंड को आपको देखना चाहिए। कैप शेयरों में पैसा लगाने का सही समय आ रहा है। वैसे बात सही भी है, अभी भी अपने लाइफ हाई से स्मॉल कैप इंडेक्स 15% नीचे है और किसी को खरीदना नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और एबेकस आपका सर स्मॉल कैप फंड भी तो लॉन्च हो चुका है। ये सर 26 तारीख को हमारा एनएफओ है स्मॉल कैप फंड का, 26 से 12 मार्च तक एनएफओ रहेगा। वेरी टाइमली, वेरी टाइमली, और उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको। उम्मीद करते हैं कि आपके स्मॉल कैप फंड को भी, एनएफओ को भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिले। पिछले कुछ समय पहले आपने फ्लेक्सी कैप फंड भी लॉन्च किया था, मेरे ख्याल से लगभग 3000 करोड़ रुपए एनएफओ में आए। तो पिछले साल का सबसे सक्सेसफुल एनएफओ रहा है फ्लेक्सी कैप फंड का, एबेकस का। और कोई वंडर नहीं कि स्मॉल कैप के भी जो इतने एनएफओ आए उनमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आपका साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवरा साहब, आपने समय दिया, विस्तार से बाजार के डायरेक्शन के बारे में हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। जल्द